मोदी जी ने 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा, पूरा विपक्ष विरोध करने लगा। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बिल? कोई भी सीएम या प्रधानमंत्री अगर जेल जाता है तो उसके अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. सुर्खियों में बिहार में एसआईआर का मुद्दा था, संसद में हंगामा, बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार रैली चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को एक नया सुनवाई पर नया अंतरिम आदेश आया। लेकिन इस बीच केंद्र एक नया मुद्दा लेके सामने आ गया। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन के एक दिन पहले वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 130वां संशोधन विधेयक लेके पेश हुए। ये विधेयक आश्चर्यजनक यह था कि और इस विधेयक को इतना गोपनीय रखा गया था कि पिछली शाम तक केंद्रीय लोकसभा सचिवालय को इसकी जानकारी तक नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार की मंशा विधेयक को सिर्फ पेश करने की थी, उसे पास कराने वगैरह की नहीं थी। तो इस मौके पर वह क्या सियासी संदेश देना चाहती थी? वैसे भी संविधान संशोधन विधेयक को और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है, जो कि फिलहाल दोनों ही सदनों में सत्तारूढ़ एनडीए के पास नहीं है। इसके अलावा उसे 15 विधानसभाओं से भी अनुमोदित कराना पड़ता है। तो ये तो सवाल यह एक मायने में ये उसी तरह का है जैसा कि 129वां संशोधन विधेयक था, जो एक देश एक चुनाव के मामले वाला था। तो ये सिर्फ प्रस्ताव भर है, लेकिन इस मौके पर इसे लाने के सियासी मकसद क्या हो सकते हैं? यह निश्चित रूप से विपक्ष को आशंका है कि यह विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को काबू में लेने की कोई कवायद केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि इसके प्रावधानों में यह है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री अगर किसी ऐसे मामले में हिरासत में लिए जाते हैं जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा की संभावना है, तो 30 दिन के भीतर अगर उन्हें जमानत नहीं मिलता है तो उनकी कुर्सी स्वतः चली जाएगी। मतलब अपने आप वो गद्दी से हटा दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह होता है कि विपक्ष शासित राज्यों में इस कानून का इस्तेमाल हो सकता है। इसके पहले अभी कि तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी मंत्री थे, उन्हें जैसे ही जमानत मिली, मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर बहाल कर दिया। उन्हें इसी तरह से पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई महीने तक जेल से ही राजकाज चलाते रहे। उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह के मामले में उलझाया गया था ईडी के, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये मामले अपने आप में ये हैं
कि इन सभी मामलों में किसी मामले में ईडी अभी तक कोई मुकदमा साबित नहीं कर पाई है और ईडी या सीबीआई का मामलों का जो रिकॉर्ड है वो इतना बुरा है कि पिछले 10 सालों में 5009 मामलों में सिर्फ 8 मामलों में दोष सिद्ध हो पाए हैं। इसी तरह 950 से ज्यादा विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में सिर्फ 2 मामलों में सजा हो पाई है। तो यह दर इतनी बुरी है कि इससे विपक्ष को आशंका होती है। अभी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन वगैरह के मामले में आखिर में ये पता चला कि अदालत ने कह दिया कि इन पर मुकदमा ही नहीं बनता, जबकि वो 2-2.5 साल तक जेल हुए हैं। तो इससे केंद्र सरकार की मंशा को लेके काफी संदेह है। केंद्र सरकार यह तो है ही है, इसके सियासी मकसद फिलहाल और भी दिखते हैं। जैसा कि 20 तारीख की बिहार के गया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि हम तो भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए एक नया कानून लाना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्ष मना कर रहा है। यानी उन पर जो वोट चोरी और तमाम तरह के गड़बड़ियों धांधली के आरोप लग रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी वो गलत तरीके से जीते हैं। तो उसके जवाब के लिए ये लाया गया है। दूसरी एक संभावना यह जताई जा रही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं, जो आरएसएस के प्रांत प्रमुख तमिलनाडु के रह चुके हैं। अगर वो बनते हैं तो पहली बार कोई आरएसएस का पदाधिकारी रहा आदमी बनेगा, देश की किसी संवैधानिक संस्था पद पर आसीन होगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को उनके मुकाबले खड़ा कर दिया है, जो आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश के हैं। सीपी राधाकृष्णन को भाजपा इसलिए भी जिताना चाहती है कि वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति होंगे जो संघ के पदाधिकारी रहे हैं बाकायदा। अभी तक के वेंकैया नायडू या भैरव सिंह शेखावत जो बने हैं, वो संघ के प्रचारक तो रहे हैं, लेकिन संघ के पदाधिकारी कोई नहीं था। इसलिए संघ के पदाधिकारी पहली बार किसी देश के संवैधानिक पद पर बैठेंगे और संघ आरएसएस का यह 100वां साल चल रहा है, इसलिए भी भाजपा एक संदेश देना चाहती है। तो इस तरह इस विधेयक को लाने के मकसद कई हैं और यह विपक्ष समझ रहा है, और इसलिए उसने इसकी सियासत को भी सामने लाने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि केंद्र यह डराने की कोशिश कर रहा है, ये नए तरह की इमरजेंसी की कोशिश है।